हेलो एंड वेलकम एकेडमी डिसीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो let us discuss the chapter. Before starting the chapter, I should request you that you please subscribe to my channel and share it with your friends so that I may be inspired to produce more and more videos. Friends, the French Revolution is an epoch-making event in the history of the world. ये विश्व इतिहास का एक प्रमुख घटनाक्रम था जो हमको सिखाया किस प्रकार लोग एक निरंकुश राजशाही को उखाड़ फेंका। They overthrew दी ऑटोक्रेटिक मोनार्की और जो लॉफ्टी आइडियल्स है जैसा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, स्वाधिकार, समानता और बंधुत्व और न्याय, ये विचारधारा को पूरी दुनिया में मशहूर किया। हमारा भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये जो लॉफ्टी आइडियल्स है उसको लिया गया है और ये क्रांति या बगावत का एक नया उदाहरण सृष्टि किया जिनमें लोगों ने निरंकुश राजशाही को उखाड़ फेंका तथा राजा का जो डिवाइन राइट ऑफ द किंगशिप था, मतलब ईश्वर प्रेरित राजा अधिकार जो था, इसको उन्होंने नकार दिया और सामाजिक जो चुक्ति के द्वारा, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का स्थापना हुआ था जो कि जीन जैक्यूस रूसो ने विचारधारा दिया था, इसी का भी ये ज्यादा पॉपुलर किया, ज्यादा लोकप्रिय किया। सो देखते हैं कि ये फ्रांस कहाँ है। ये फ्रांस यूरोप में है। आप जानते हैं वर्ल्ड मैप में ये जगह फ्रांस है और फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत बास्तिल जो किला था, इस किला की जो खनन से, मतलब ये किला की तोड़ मरोड़ से ये संभव हो पाया। 14 जुलाई 1789 ये फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआती दिन माना जाता है जिनमें पेरिस के लोगों ने पेरिस के एक जो किला था बास्तिल, उसको उन्होंने तोड़ दिया। मतलब ये निरंकुश राजशाही का एक प्रमाण था और इसी से शुरू हुआ क्या कि फ्रांसीसी क्रांति। ये फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख घटनाक्रम था, इसमें जो उपलब्धियां थे, ये उपलब्धियां थे लिमिटिंग मोनार्की, मतलब राजतंत्र को नियंत्रित किया गया, बाद में राजा को भी मार दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक, मतलब गणराज्य के रूप में घोषणा किया गया। साथ ही साथ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस, ये जो विचारधाराएं हैं उसको लोकप्रिय किया गया, पूरे संसार में लोकप्रिय हो गए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि 14 जुलाई 1789 में ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? ऐसे जो एक्सट्रीम एक्शन लोगों के द्वारा लिया गया, इसका पीछे कारण क्या है, उसको चर्चा करते हैं। तो इसको चर्चा करने के लिए हमको फिर वापस जाना पड़ेगा पीछे 18वीं सेंचुरी को। फ्रांसीसी समाज किस प्रकार था कि समाज में ऐसा बगावत 1789 में हुआ। आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में जो बगावत के समय में जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां, जो कि 1774 में राज सिंहासन आरोहण किया था। उन्होंने जो रॉयल ट्रेजरी, मतलब जो राजकोष को प्राप्त किया था अपने पूर्वजों से, वो बिल्कुल खाली था और उन्होंने ऑस्ट्रिया के जो राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ शादी किया जो कि बहुत खर्चीली थी। तत्कालीन फ्रांस समाज में बहुत सारी राजप्रसाद जो था वो विलास का और जो ज्यादा खर्चा का एक प्रतीक था। अब इस स्थिति में फ्रांस की कम पैसा जब था राजकोष में, इसी समय समस्या उत्पन्न हुआ कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, उनमें फ्रांस ने अमेरिका की मदद किया था और इसमें 1 बिलियन लीवर का खर्चा किया था और पहले ही 1 बिलियन लीवर उसका कर्जा था। इसको मिलकर पूरे 2 मिलियन लीवर हो गया, जिसके ऊपर जो कर्ज दिए थे कर्जदाता, उन्होंने 10% की ब्याज से पैसा वसूल किया। इसके अलावा फिर आर्मी को मेंटेन करना, ऑफिसेस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटी को मेंटेन करना और गवर्नमेंट जो संस्थान है उसे मेंटेन करने के लिए तो खर्चा जरूरी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स मनी। तो इसी कारण क्या हुआ कि राजकोष शून्य होने के कारण ये सब कामकाज करना असंभव हो गया और ज्यादा टैक्स लेना जरूरी हो गया। तो टैक्स कौन देगा? ना टैक्स देंगे आम लोग, साधारण लोग देंगे। और इसमें एक कहावत है कि नोबल्स फाइट, क्लर्जीज प्रे एंड कॉमन्स पे, मतलब जो नोबल है ये युद्ध करेंगे, जो याजक है, धर्म याजक, उन्होंने प्रेयर करेंगे, मतलब पूजा इत्यादि करेंगे और उस साधारण आम जनता जो है वो ही कर देंगे, क्योंकि फ्रांसीसी समाज बिल्कुल असमानता के ऊपर आधारित था। किस प्रकार था? तो देखिए, फ्रेंच सोशल हायरार्की बिफोर द रिवोल्ट, मतलब फ्रांसीसी समाज का
जो सीढ़ी था वो किस प्रकार था? सबसे ऊपर थे राजा, राजा थे निरंकुश राजा, उन्होंने किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और उनके बाद था रिलीजियस लीडर्स, मतलब जो याजक और चर्च वगैरह, ये फर्स्ट स्टेट कहा जाता था क्लर्जीज। सेकंड स्टेट में जो जमींदार थे या लैंडलॉर्ड थे, राजा का सलाहकार इत्यादि, जिनको नोबल या कुलीन वर्ग कहा जाता था। और तीसरे पायदान पर थे थर्ड स्टेट, मतलब जिनमें शामिल थे बड़े बड़े व्यापारी और कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट्स, आर्टिसंस, पीजांट्स, मतलब खेतीहारी मजदूर और खेतीबाड़ी करने वाले लोग, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो थे जो कि ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में शामिल नहीं होते थे, वही थर्ड स्टेट के सदस्य होते थे। तो ये देखिए बास्तिल जो किला था, ये किला का। अब देखते हैं कि जो किसान थे उनका हालत कैसा था। किसान सिर्फ कर का भुगतान करते थे। उन्होंने दो प्रकार के कर देते थे। टेले मतलब टाइल एक टैक्स जो था, जो राजा को दिया जाता था या स्टेट को दिया जाता था, और टीथे जो था ये 1/10 था, ये दिया जाता था चर्च को। बावजूद इसके नमक और दूसरे चीजों पर भी कस के कर लिया जाता था। और साथ ही साथ जो पीजांट या किसान होते थे, उन्होंने नोबल मतलब जो कुलीन वर्ग है उनका जमीन में काम करते थे, रास्ते वगैरह निर्माण करते थे। और जमीन ज्यादातर 60% जमीन जो है कुलीन वर्ग के पास था और याजकों के पास था, मात्र 40% जमीन जो है जनता के पास था। तो क्लर्जी और नोबल ये थे हैप्पी, whereas the peasant community they were in very pathetic condition. So the happy group did not give any tax, whereas the commoners, the third state gave all the taxes. इस स्थिति में सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। इसमें क्या हुआ कि खाना का अभाव हुआ, मतलब जो खाद्यान्न है उसका अभाव हुआ। इसका कारण क्या है, चर्चा करते हैं। देखिए कि फ्रांस की जनसंख्या जो है 1715 से लेकर 1789 तक हो गए 23 मिलियन से 28 मिलियन, मतलब 5 मिलियन, मतलब 50 लाख की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। जब जनसंख्या का बढ़ोतरी होता है उसके साथ साथ अनाज की जरूरत भी होता है खाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉब्लम हुआ, फ्रॉम आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर जैसा कि कहा जाता है, तो खेती नहीं हो पाया, मतलब अकाल आ गया, बैड हार्वेस्ट, और कम मजदूरी मिलता था, अर्थनैतिक स्थिति नहीं बढ़ता था, और पीजान के पास जमीन नहीं था। साथ ही साथ जो टैक्स उनको ज्यादा देना पड़ता था चर्च को तथा राज्य को, इसी कारण उनका समस्या उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न की उत्पादन जब कम हो गया तो डेथ हुआ, बहुत सारे लोग बिना खाद्य में मर गए, मतलब भूखमरी हुई। और खाद्य के लिए जो दंगा वो भी संगठित हुआ, और विभिन्न जगह पर दंगा और अशांति असंतोष बढ़ता रहा। अभी जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थे, मतलब जो मध्यम वर्ग, ये मध्यम वर्ग समाज में समरूप व्यवस्था चाहते थे, क्योंकि समाज जो असमानताओं के ऊपर आधारित था उसका अंत करना ये चाहते थे। उन्होंने चाहते थे कि समाज में समरूप व्यवस्था आए, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपना उपलब्धि के अनुसार समाज में दर्जा पाए, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं हो पाता था। ये जो मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग के अलावा जो मध्यम वर्ग थे मिडिल क्लास, उन्होंने किस आधार पर अपना दावा पेश किया, क्योंकि इस समय मतलब फ्रांसीसी क्रांति से पहले उनका इन्फ्लुएंस समाज में बढ़ता गया। ये जो इन्फ्लुएंशियल मिडिल क्लास, ये कैसे, इनमें से जो थर्ड स्टेट के अंतर्गत होते थे, ये मिडिल क्लास जो है, इन्होंने ओवरसीज ट्रेड से पैसा कमाते थे। कुछ लोग एजुकेशन प्राप्त करके सरकारी नौकरियां करते थे तथा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। इंजीनियर, डॉक्टर और ट्रेडर्स, ये विभिन्न संस्थान में काम करके अपना योग्यता के अनुसार उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करते थे, क्योंकि फ्रांसीसी समाज में जन्म के आधार पर सामाजिक स्थिति निर्भर करता था। इसी बीच लोगों के ये मन में परिवर्तन का और भी एक कारण है। ये कारण है कि जो फिलोसोफर्स थे, मतलब जो दार्शनिक थे, दार्शनिकों का विचारधारा इसी समय प्रसिद्ध हुआ। जॉन लॉक उनका किताब लिखे टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, मोंटेस्क्यू ने लिखे स्पिरिट ऑफ लॉ, और जीन जैक्यूस रूसो ने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने
अपना अपना जो आइडिया प्रदान किया। मतलब जॉन लॉक ने बोले कि सरकार और लोगों के बीच एक चुक्ति के द्वारा सरकार सत्ता में अधिष्ठित है, और मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता का जो आवंटन, मतलब सत्ता का जो विघटन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स, दे आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो आवंटन के लिए उन्होंने जोर दिया, क्योंकि एक संस्थान के पास अगर सत्ता केंद्रीभूत होकर रहेगा, दुर्नीति हो सकता है, मतलब शासन ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो उनका ये जो विचारधारा तब तक फ्रांसीसी समाज में ज्यादा जोर पकड़ा। ये विचारधारा को सैलून में और कॉफी हाउसेस में चर्चा किया गया। जो लोग पढ़ना जानते थे उन्होंने बड़े जोर से उसको पढ़ते थे, जो लोग नहीं जान पाते थे, जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने सुनकर इसके ऊपर ज्ञान प्राप्त किया। और जब लोगों ने स्पेकुलेट किया, मतलब ज्यादा टैक्स सरकार ले सकता है, तो इसके ऊपर भी लोगों का राजा के प्रति असंतोष ज्यादा बढ़ता गया। तो जब राजा ज्यादा टैक्स लेने के लिए सोचता रहा, क्योंकि फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया था, तो इस स्थिति से ऊपर निकलने के लिए राजा ने फ्रेश टैक्सेशन करने के लिए जब कोशिश किया, तो ये लोगों को ज्यादा क्रोधित किया। पीपुल बिकेम मोर एंग्री ड्यू टू द फ्रेश प्रपोजल ऑफ टैक्सेशन। तो जब टैक्स लेने के लिए व्यवस्था था, फ्रांस में नया टैक्स इंपोज करना, मतलब नया रूप से टैक्स लेना राजा के अधिकार के अंतर्गत नहीं था। ये तय होना था कि 3 स्टेट को एक साथ बुलाया जाएगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन्स, इनको एक जगह पर बिठाया जाएगा, और एक एक जो स्टेट है उनके एक एक वोट होता था। तो जो मेजोरिटी जो बोलते थे उसके अनुसार निर्णय लिया जाता था। तो 2 स्टेट जो थे, क्लर्जी और नोबल, वो तो टैक्स नहीं देते थे। लास्टली द टैक्स वाज ओनली कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड स्टेट। तो ये मीटिंग जब बुलाया गया, कब बुलाया गया कि 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाया गया। इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ये मीटिंग को ज्वाइन किया। उन्होंने वर्साई में जून 1789 में एकत्रित हुए। फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर आए हुए थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर आए हुए थे। लेकिन थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर आए हुए थे, उन्होंने अपने साथ 40,000 जो याचिका या अभियोग याचिका इसको लेकर आए थे। तो उन्होंने ये याचिका को स्टेट जनरल मीटिंग में पेश किया। ये जो 3 स्टेट का मीटिंग चलता था, उसमें जो समस्या उत्पन्न हुआ, डिस्कस स्टार्ट हुआ, किसी कारण हुआ कि वोटिंग इश्यू को लेकर जो टॉप स्टेट, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट, क्लर्जी और नोबल, उन्होंने चाहते थे कि हाउस अपना वोटिंग स्टेट के अनुसार करे, इंडिविजुअल वोटिंग ना हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडिविजुअल के अनुसार अगर वोट लिया जाएगा तो थर्ड स्टेट का जनसंख्या ज्यादा था और साथ साथ उन्होंने 40,000 लेटर लेकर आया था। तो जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट बोले कि स्टेट के अनुसार वोटिंग होगा, तो ये थर्ड स्टेट के हित में नहीं था। इसीलिए थर्ड स्टेट जान गए कि हमारे ऊपर जरूर नया टैक्स किया जाएगा, और ऐसा लोकतंत्रात्मक पद्धति नहीं है, मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। इसीलिए उन्होंने दावा किया कि जनसंख्या के आधार पर, मतलब मेंबर के आधार पर वोट हो। जब इसको नकार दिया गया, उन्होंने स्टेट जनरल मीटिंग से बाहर हो गए। 20 जून 1789 को उन्होंने वर्साइल के पास में के टेनिस कोर्ट था, वहां उन्होंने अलग होकर एक शपथ दिया। इट इज कॉल्ड एज टेनिस कोर्ट ओथ। इस टेनिस कोर्ट ओथ में उन्होंने ये तय किया कि वो तब तक वो जगह छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक उन्होंने एक नया संविधान फ्रांस के लिए निर्माण ना किए। और ये थर्ड स्टेट जो था, इसके ऊपर एक पैम्फलेट लिखा था, कौन ना, आब्बेसियस वाज ए क्लर्जी मेंबर। वो उन्होंने एक याजक थे और उन्होंने थर्ड स्टेट को सपोर्ट करते थे। हालांकि वो फर्स्ट स्टेट के आदमी थे, लेकिन वो थर्ड स्टेट को सपोर्ट करते थे। और उन्होंने बताया कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा। इसी बीच टेनिस कोर्ट ओथ चलता था और 14 जुलाई को आप लोगों को मालूम है, 14 जुलाई 1789 को शुरुआत हुआ, वास्तविक घटना क्रम घटित हुआ। और इसको देखते हुए जो आम किसान लोग हैं, उन्होंने मैनेजरियल रिकॉर्ड, मतलब जो कि जमींदार के पास उनका लैंड रिकॉर्ड था, उसको जलाया। और पेरिस के जो मॉब है, उन्होंने दुकान के सामने, ब्रेड शॉप के सामने उन्होंने भी बगावत किया।
और रिवोल्यूशन मतलब क्रांति की शुरुआत हो गई। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया स्टेट सिस्टम। क्यों किया कि जब थर्ड स्टेट का ये जो मीटिंग चलता था टेनिस कोर्ट में, उसको राजा ने संबोधित किया। राजा ने उनके साथ रहा, थर्ड स्टेट के साथ रहा, क्योंकि राजा जानता था अगर वो थर्ड स्टेट को समर्थन नहीं करेगा तो उसका स्थिति बदतर हो सकता है। अतः राजा के समर्थन उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन इस समर्थन की अपेक्षा उन्होंने नहीं किया था। 4 अगस्त 1789 को उन्होंने जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ऐसा जो असमानता था समाज में, उसका अंत उन्होंने किया। और जितना संपत्ति था चर्च का और नोबल जितना अपने अपने धन इकट्ठा करके रखे थे, उनको उन्होंने ब्याजप्ती घोषित किया। इसका नतीजा ये है कि 2 मिलियन लीवर उन्होंने कलेक्ट किया। तो फ्रांस में ये बगावत का प्रथम उपलब्धि था कि 2 बिलियन लीवर्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्फिस्केटेड चर्च प्रॉपर्टी एज वेल एज एंड ऑफ द नोबल्स प्रिविलेजेस। तो एक नया दौर का शुरुआत हुआ। लेकिन धीरज रखिए, ये एकमात्र उपलब्धि नहीं था, क्योंकि बाद में फ्रांस में एक के बाद एक ऐसा घटना घटित हुआ जो कि फ्रांसीसी राजनीतिक, सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिति को पूरी तरह 360 डिग्री चेंज किया। तो फ्रांस में जब उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया, ये संविधान का निर्माण में उन्होंने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में परिवर्तित किया। उसमें राजा जो था नाम मात्र सत्ताधारी था। तो शासन वास्तविक रूप में कौन चलाते थे? ना लोगों के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति थे, मतलब कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन थे उसमें 28 मिलियन थे। आप लोगों को मालूम है 1789 तक 23 से 28 मिलियन हो गए थे। ये 28 मिलियन से मात्र 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग को सिटीजन कहा जाता था। ये 40 लाख लोग नागरिक का दर्जा प्राप्त करते थे। उन्होंने चुनाव करके 50,000 सदस्यों को इलेक्टर के रूप में चुनाव करते थे, और ये इलेक्टर के द्वारा मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ जुडिशियरी और फ्रांस के जो नेशनल असेंबली के मेंबर चुने जाते थे। फ्रांस की नेशनल असेंबली जो बनाया गया इस संविधान के अंतर्गत, तो उसमें 745 मेंबर रहे। सत्ता व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के भीतर सत्ता का आवंटन। कौन नागरिक कहलाता था? ना जो नागरिक आदमी था, मतलब औरत नहीं, सिर्फ मेन 25 साल की उम्र उसका है, जो 3 डेज लेबर चार्ज मतलब एक रोजमर्रा मजदूर की एक दिन का इनकम जितना है, 3 दिन तक उसका इनकम को अगर जो कि एक साल में टैक्स के रूप में देता था, उसको नागरिक का दर्जा प्राप्त होता था। मतलब फ्रांस में तो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं आया, लेकिन ये जो लिमिटेड डेमोक्रेसी है, कम से कम संवैधानिक राजतंत्र करके उन्होंने राजा की सत्ता को संकुचित किया। और साथ ही साथ उन्होंने डिक्लेयर किया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। आदमी का मतलब पुरुष का जो अधिकार है, नागरिक का जो अधिकार है, उनका लेखा उन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें राइट टू लाइफ, जीवन के ऊपर अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब लोग समान है, रूल ऑफ लॉ, ये नागरिक का नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स के रूप में तय हुआ। मतलब ये व्यक्ति का साधारण अधिकार के रूप में माना गया और राष्ट्र को इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दिया गया। ये एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट था, क्योंकि अधिकार का लेखा जोखा पहली बार प्रस्तुत किया गया। तो इसमें कहा गया कि सब व्यक्ति जो है समरूप और समानता पूर्ण स्थिति में जन्म लिए है, इसीलिए सब लोग समान है। और सब एसोसिएशन का लक्ष्य है कि नागरिक का अधिकार का सुरक्षा करना। कोई भी व्यक्ति को बिना कानून अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इससे बहुत सारे अधिकार जो है, करीबन 17 तक के अधिकार वो नागरिक के लिए उपलब्ध हुआ। ये पहली बार कोई भी पश्चिमी राष्ट्र में ऐसा नागरिक का अधिकार के ऊपर ठोस इन ब्लैक एंड व्हाइट द राइट्स वेर रिटन फॉर मैन एंड सिटीजन, इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कुछ सिंबल जो है वो भी पॉपुलर हुआ, क्योंकि क्रांति कुछ आदर्श, कुछ कार्य प्रणाली तथा कुछ संकेत पर निर्भर करता है। ये जो ब्रोकन चेन आप देख रहे हैं, आदमी अगर फ्री होता है तो ये जंजीर टूटता जाता है। इसको इस रूप में उन्होंने दर्शाया। ये बंडल ऑफ रॉड विथ एन आरो, मतलब इट इज द symbolic depiction of unity's strength
एंड इट इज द स्केप्टर ऑफ पावर, ये सत्ता का राजदंड है। इट इज द रेडिएटिंग आइज, मतलब ये नॉलेज का द्योतक है, ज्ञान का द्योतक है। ये रिंग ऑफ इटर्निटी है, मतलब रिवोल्यूशन इज गोइंग ऑन एंड ऑन। और ये रेड फ्रीजियन कैप है, इसका मतलब होता है ये कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है, तो उसको उन्होंने पहनता है। ये जो विंग्ड वुमैन है, ये विंग्ड वुमैन इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। और ये जो रेड, ब्लू एंड व्हाइट, ये फ्रांस के राष्ट्रीय संकेत है। ये है लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट का मतलब कानून का ये जो लेखा जोखा उसमें प्रस्तुत होता है। अब फ्रांस में लिमिटेड मोनार्की से किस प्रकार राजतंत्र का उच्छेद हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब फ्रांस में क्रांति संगठित हुआ और राजा का सत्ता को नियंत्रित किया गया, आप लोगों को मालूम है फ्रांस के राजा जो है वो ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ शादी किया था, और पास में था प्रूसिया। ये दोनों देश में राजतंत्र था, तो उन्होंने डर के मारे देखे कि अगर ऐसा फ्रांस में स्थिति उत्पन्न हो गया है तो हमारा देश में भी हमारा नागरिक बगावत कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लुई 16 को मदद करके फिर फ्रांस में निरंकुश राजशाही बहाल करने के लिए कोशिश किया। तो लुई 16 भी उनके साथ ये षड्यंत्र में शामिल हुआ। जब शामिल हुआ, लोगों को ये महसूस हुआ कि कोई भी स्थिति में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रों का सेना जो है फ्रांस के सीमावर्ती क्षेत्र में आकर एकत्रित हुई। तो इसी कारण फ्रांस में जो राष्ट्र के नेता थे तब तक, जो पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने क्लारियन कॉल दिया और मार्सेल से बहुत सारे जो वॉलंटियर्स है वो आकर पहुंचे युद्ध करने के लिए। उन्होंने पोएट रोजेट डी ला आइसले के गाना मार्सेलेज को गायन करते थे। तो बाद में जाकर ये मार्सेलेज फ्रांस के नेशनल एंथेम के रूप में परिचित हुआ। और ये जो वॉलंटियर्स आते थे, वॉलंटियर्स आने के टाइम में फ्रांस के जो नेशनल असेंबली था, उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ 1792 में युद्ध घोषणा किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रूसिया फ्रांस में फिर राजतंत्र बहाल करना चाहते थे। जब फ्रांस का स्थिति ऐसा था, पड़ोसी राज्यों का आक्रमण और देश के स्थिति बदतर होता था, खाद्यान्न जो है वो स्कैर्स होता था, युद्ध करने के लिए मेल लोग जो है युद्ध करने के लिए चले गए थे सीमा पर, और महिलाओं का परिवार चलाने में बहुत कष्ट सहना पड़ता था। 10 अगस्त 1792 में तुइलेरी पैलेस में अटैक किया लोगों ने, मॉब ने, और पूरे राज परिवार को उन्होंने क्या किया, जेल में लेकर दाखिल किया और फ्रांस को उन्होंने रिपब्लिक डिक्लेयर किया, क्योंकि इस दौरान राजा ने फ्रांस के राज्य से छिपकर अपना रानी के साथ भाग गया था, और फ्रांस की सीमा पार होने से पहले ही उनको पकड़ा गया और उनको ले आया लोगों ने अपमान देकर, और वहां आकर वो पहुंचने के बाद उन्होंने राजा को राजतंत्र से बेदखल किया और फ्रांस को एक रिपब्लिक के रूप में घोषणा किया। और ये रिपब्लिक जो घोषणा किया, रिपब्लिक घोषणा करने के बाद 21 साल के ऊपर जितने लोग थे, इसमें कोई व्यक्ति को नागरिक है, कोई व्यक्ति को नागरिक नहीं, ऐसा दर्जा ना देकर सब लोगों को नागरिकता की दर्जा प्रदान किया गया, जो कि 21 साल के ऊपर का मेल थे। इसी सब पॉलिटिकल क्लब एक्टिविटी भी बहुत पॉपुलर हो गया। 2 पॉलिटिकल क्लब तब तक लाइमलाइट पर आते थे, वो थे जिरोनिन क्लब और जैकोबिन क्लब। जिन क्लबों में कौन कौन मेंबर शामिल थे कि छोटे छोटे दुकानदार है जो चप्पल तैयार करने वाले, और पेस्ट्री कुक्स है, घड़ी तैयार करने वाले हैं, और प्रिंटिंग करने वाले, डेली वेज लेबरर्स, ऐसे उन्होंने शामिल होते थे और राजनीति के विषय में चर्चा करते थे। और फ्रांस में उन्होंने चाहते थे कि एक निरंकुश रिपब्लिक मतलब गणराज्य बने, जिनमें राजा का नामो निशान ना रहे। जब राजा को लोगों ने पकड़ लिया तो ये परिस्थिति शुरू हुआ कि राजा को कैसे मौत के घाट उतारा जाए, मतलब राजा को कैसे दंडित किया जाए। इसी समय क्लब एक्टिविटी में जो लोग ड्रेस पहनते थे उनको बोला जाता था सान कुलोटास, मतलब द पर्सन्स विदाउट नी ब्रीचेस। फ्रांसीसी समाज में जो कुलीन वर्ग थे, उन्होंने जो पैंट पहनते थे, जो ट्राउजर्स पहनते थे, वो घुटन से
टाइट होकर जाता था, लेकिन ये आजकल के जो पैंट जैसा ढीला पैंट पहनने लगे, जिसको सान कुलोटास बोला जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग था दी पर्सन्स विदाउट नी ब्रीचेस। अब कुछ मशहूर चित्र देखिए। फ्रांस में क्या हुआ कि ये जो जैकोबिन जिरोंडिन क्लब दोनों का दबदबा चलता रहा। बाद में ये जैकोबिन क्लब फ्रांस में शुरुआत किया ना रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर को हम आतंक राज के नाम से जानते हैं हिंदी में, और जिनमें लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में मौत के घाट उतरा गया। प्लेस डी ला कनकड़े में उनको गिलोटिन नामक एक यंत्र से हत्या किया गया, मतलब उसको मृत्युदंड दिया गया। यहाँ आप देखिए, गिलोटिन नामक एक यंत्र था जो कि एक बड़ा सा ब्लेड होता था, और जो ब्लेड आकर एक व्यक्ति के गले पर पड़ता था और गले को सर वो अलग अलग हो जाता था। तो इस प्रकार राजा का जो सर है वो घातक दिखाता है लोगों को, और लोग खुशी मनाते हैं। राजतंत्र का अंत हुआ ऐसा प्रतीत हुआ। रानी को भी इसके बाद मौत के घाट उतारा गया। जो व्यक्ति ये सब काम करने में प्रमुख नेतृत्व लिए थे, ये थे जैकोबिन क्लब के मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उनका दोस्त थे दांतुन और मारा। इन्होंने अपना जो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब के द्वारा फ्रांस में दो संस्थान का गठन किया। एक था रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल और एक था कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी। कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी और रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, ये दोनों संस्थान के द्वारा उन्होंने क्या किए कि राजा का विचार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया, राजा को और रानी को। साथ ही साथ जो लोग भी रिपब्लिक के खिलाफ थे, जो रिपब्लिक उन्होंने डिक्लेयर किया, इनके खिलाफ जो थे उनको ऐसा ही रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा विचार किया गया उनको, और कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी उनके ऊपर तजवीज करके उनको मृत्युदंड दिया गया। ये रेन ऑफ टेरर माराट, दांतुन और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये तीन लोगों के द्वारा शुरुआत फ्रांस को रिपब्लिक के रूप में घोषणा किया गया। 21 साल की उम्र से ऊपर जितना है उन लोगों को वोट अधिकार दिया गया, चाहे वो धनी हो या गरीब हो। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी और रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, इन्होंने जो व्यक्ति को संध्यात्मक दृष्टि से देखा जाता था उनको पकड़ के गिलोटिन में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। और रेन ऑफ टेरर का ये उपलब्धि था कि उन्होंने वेज के ऊपर सीलिंग लगाया, मतलब सर्वनिम्न जो मजदूरी है कितना होगा उन्होंने ऐसा तय किया। और मीट और ब्रेड को रेशनाइज किया, रेशनड किया, मतलब सब लोगों के से ये उपलब्ध हो। और इक्वालिटी ब्रेड या पेंड इक्वालिटी दिया गया, मतलब जो व्हीट फ्लोर का जो रोटी है वो सबको दिया जाएगा, मैदा रोटी बंद किया गया व्हाइट फ्लोर को। और गांव में जो किसान खेती से उपज कर रहे थे वो शहर को भेजने के लिए उनको बाध्य किया गया। कोई फूड ग्रेन का होर्डिंग करके उसका कीमत नहीं बढ़ा पाएगा, ऐसा भी तय हुआ। और नागरिक के बीच समानता लाने के लिए एक नागरिक दूसरे नागरिक को बुलाया सिटीजन, और महिलाओं ने अपने आप को एक दूसरे को सिटोयन के नाम पर संबोधन करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे चर्च को बंद किया गया जो कि अंधविश्वास और कुरीतियों का भंडार था। इनके जगह पर बाराक और ऑफिस बनाया गया, सैनिकों के लिए बाराक और सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी कार्यालय के लिए ऑफिस जो है उनको बनाया गया। और एक के बाद एक लीडर जो है एक दूसरे से षड्यंत्र करके गिलोटिन में जान देते रहे। माराट गए, दांतुन गए, और लास्टली रोबेस्पियर 27 जुलाई 1794 में उनको भी गिलोटिन में जान देना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है, दोज हु आर भाइंग आफ्टर स्वॉर्ड शैल बी पेरिश्ड बाय द स्वॉर्ड। जिन्होंने ये तलवार को अपने हाथ में पकड़ के दूसरे को मौत के घाट उतारते हैं उनका भी निधन उसी प्रकार होता है। तो रोबेस्पियर के मौत के साथ साथ रेन ऑफ टेरर जो है वो खत्म हुआ। तो फ्रांस के ये रेन ऑफ टेरर खत्म होने के साथ साथ एक नया उपलब्धि आया जो कि एक डायरेक्टरी। ये जैकोबिन क्लब का माराट, दांतुन, रोबेस्पियर के बाद डायरेक्टरी अपना सत्ता में आया, और इनमें रिच मिडिल क्लास अब सत्ता का धारण करना शुरुआत किया, मतलब द रिच मिडिल क्लास बिकेम दी पावर होल्डिंग क्लास। जैसा कि फ्रांस में रेन ऑफ टेरर में आम लोगों को सत्ता मिलता था, अब ऐसा नहीं हुआ। मिडिल क्लास पावर लिया डायरेक्टरी व्यवस्था पे, जिसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रहा, और जो संपत्तिवान लोग वो भी वोट देने लगे। काउंसिल में 5 डायरेक्टर थे, और उनका
लक्ष्य था 5 डायरेक्टर का लक्ष्य, मतलब वो कोई भी व्यक्ति के हाथ निरंकुश सत्ता ना देकर इस सत्ता का विघटन किया जाएगा। अगर मल्टीपल एग्जीक्यूटिव होंगे तो वो सत्ता को मनमाने ढंग से कभी भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये डायरेक्टर की व्यवस्था में कुछ खोट था। ये खोट के कारण नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक सेनाध्यक्ष का अभ्युदय हुआ। बाद में जाकर उन्होंने फ्रांस के भी सम्राट बने। तो इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति जो है एक ही मात्र घटनाक्रम नहीं बल्कि कई सारे घटनाक्रम को लेकर बना था। ये दुनिया में पहली बार एक ऐसा देश था जहां पर बगावत के द्वारा सरकारी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को एक आमूल परिवर्तन किया। मतलब इट वाज ए रिवोल्यूशनरी चेंज अकर्ड ड्यू टू द रिवोल्यूशन थ्रू आउट फ्रांस इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक and political area. So political, social and economic changes. Now the question comes, did women have a revolution? क्या महिलाओं का ये जो बगावत, ये जो क्रांति, इसमें कोई भागीदारी था? तो हाँ, भागीदारी था, लेकिन उन्होंने समरूप अधिकार प्राप्त नहीं कर। They aspired for better life and equality along with men. क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान और उससे पहले और उसके बाद उन्होंने घर संभालते थे और बाहर में भी काम करते थे। जब फ्रांसीसी लोग बाहर जाकर युद्ध लड़े प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, वो सब काम घर का कामकाज संभालते थे। लेकिन 1791 की जो संविधान है या 1793 की जो संविधान है रेन ऑफ टेरर का, ये संविधान में उनको कोई समानता नहीं मिली। पहले फ्रांस में बगावत के दौरान महिलाओं ने ऐसे 60 से ज्यादा वुमेन क्लब का स्थापन किया था, लेकिन रेन ऑफ टेरर में ये सब क्लब का अंत हो गया। मतलब इसको जबरदस्त बंद कर दिया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेन ऑफ टेरर। ओलिम्पे डी गाउजेस एक प्रगतिशील महिला थी जिन्होंने राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन नामक एक लेखा प्रस्तुत किया, जिनमें उन्होंने पुरुषों के साथ साथ समान अधिकार के बारे में भी जिक्र किया था। लेकिन कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में उनका विचार करके उनको गिलोटिन में मृत्युदंड दिया गया। तो इसलिए महिलाओं का ये जो आंदोलन समानता के लिए, पुरुषों के साथ वोट अधिकार के लिए, ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन उनका ये जो संघर्ष चलता रहा। द मूवमेंट ऑफ वुमेन कंटिन्यूड इवन आफ्टर द रिवोल्यूशन एंड अल्टीमेटली इन 1946 देयर वाज अ universal adult franchise for the French women, means the French women got the right to vote from 1946. So they strove hard for a longer period of time. It has been told that oh liberty, liberty, what crimes are committed in thy name? ओ स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम कितने हत्या संगठित हो गया है। मतलब महिलाओं ने ये समानता के लिए, सम अधिकार के लिए और समाज में समरूप दर्जा प्राप्त करने के लिए अपना संघर्ष चलाते रहे। अंततः उनको ये नसीब हुआ। अब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान और जो एक चीज है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी या दास प्रथा का अंत। जैसा कि मालूम है कि 18वीं सदी में दास प्रथा अमेरिका में और यूरोप में कुछ हद तक था। अमेरिका में जो कैरिबियन उपसागर, मतलब वो कैरिबियन बे, वहां पर मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सान डोमिंगो ये फ्रेंच कॉलोनी थे और वहां से एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था। यहाँ पर अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ये स्लेव ट्रेड से क्या होता था कि अफ्रीका से दासों को जहाज में, जंजीर में जकड़ के ले आया जाता था और जो प्लांटर्स थे जिन्होंने टोबैको, इंडिगो, सुगर और कॉफी का प्लांटेशन करते थे, वहां पर यही स्लेव लोग काम करते थे। इसके ऊपर एक बढ़िया किताब है, आप लोग पढ़ेंगे, अंकल टॉम्स कैबिन। इसके बारे में आप भली भांति जान पाएंगे किस प्रकार व्यक्ति का हनन करता था, मानविक अधिकार किस प्रकार व्याहत होता था, किस प्रकार हनन होता था, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो स्लेव ट्रेड वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी और जो फ्रांसीसी पोर्ट जो है बोर्डिक्स और नांटेस, इसमें क्या हुआ कि ये बंदरगाह होकर स्लेव को, मतलब दासों को यहाँ से लिया जाता था कैरिबियन बे। प्राथमिक जब बगावत हुआ 1789 में तो ये दास प्रथा का अंत नहीं हुआ। लेकिन जब रेन ऑफ टेरर आया, आतंक राज के समय, जैकोबिन क्लब का शासनकाल में, रोबोस्पियर ने 1794 में ये दास प्रथा का अंत किया। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता संभाले और उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित किया 1804 में, उन्होंने फिर एक बार स्लेवरी सिस्टम को बहाल किया। मतलब ही री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन 1804। लेकिन 1848 में फाइनली इट वाज कंप्लीटली एबोलिश। और आप लोग जानते हैं अमेरिका में दास प्रथा का अंत करने के लिए अब्राहम लिंकन जो है, लिंकन ने
कोशिश किया था। तो इस प्रकार ये स्लेवरी सिस्टम अल्टीमेटली एबॉलिश हो गया था। कंक्लूजन कि फ्रांसीसी क्रांति का हम क्या ड्रॉ करेंगे कि जब वो डायरेक्टरी का पतन हुआ, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक मिलिट्री जनरल थे, उनका अभ्युदय हुआ और उन्होंने पहले कौंसल के रूप में फ्रांस को शासन किया। बाद में उन्होंने अपने आप को 1804 में सम्राट घोषित किया। उन्होंने कई राज्यों को यूरोप में जीत गए और नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता था ही वॉज द हार्बिंगर ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोप। यूरोप में आधुनिक काल लाने के लिए उनका योगदान था। उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन किया था और समरूप नाप और वजन व्यवस्था और डेसिमल सिस्टम ये सबको लागू किया था, पूरे यूरोप में लागू किया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के इतने जो मॉडर्नाइजिंग स्टेप्स के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों का जो दुश्मनी है वो मोल लिया था। अंततः ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नेतृत्व में वाटरलू युद्ध हुआ 1815 में, जिनमें नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ और उनको सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित किया गया। तो इसी प्रकार फ्रांसीसी जो क्रांति के बाद कई सारे घटनाक्रम घटित हुए, जैसा कि मेटरनिच बाद में बोला था 1815 में कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब अगर फ्रांस को खांसी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब है फ्रांस वाज द टॉर्च बियरर टू एंटायर यूरोप in terms of modernity, in terms of revolution. So now the caption comes revolution and everyday life, बगावत और आम जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है ये पूरे फ्रांसीसी समाज और यूरोप में एक विचार में, एक व्यवस्था में परिवर्तन लाया था। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस ये प्रैक्टिस हो गया और लोगों की जिंदगी में भी ये देखने के लिए मिला। जब बास्तिल किला का पतन हुआ, इसी के बाद सेंसरशिप ऑफ जो प्रेस है उसको बंद किया गया, मतलब प्रेस फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ आइडिया। ये कई सारे नाटकों में और गाने में जो रिफ्लेक्टेड हुआ। यूरोप के विभिन्न राज्यों में ये स्वतंत्रता का विचारधारा पहुंचा और लोग जो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप को नकार दिए और लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का नारा लेने लगे। और ये आइडिया सिर्फ यूरोप में नहीं, एशियाई महाद्वीप में भी विस्तारित हुआ। भारत के राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान एक लिबर्टी ट्री का स्थापन किया था अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। तो इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का असर पूरे संसार में पड़ा, खास तौर पर यूरोपीय महाद्वीप और एशियाई महाद्वीप। तो इसके बाद देखते हैं इसका माइंड मैप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द कंडीशन ऑफ फ्रांस इन 18th सेंचुरी, स्टेट सिस्टम, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जो सबसिस्टेंस क्राइसिस या आजीविका संकट और ग्रोइंग मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का अभ्युदय, फिलोसोफर लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू और स्टेट जनरल का मीटिंग, टेनिस कोर्ट ओथ, और इसके बाद डेमोलिशन ऑफ बास्तिल फोर्ट, मतलब बास्तिल किला का पतन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में बहाल होना और फ्रांस का सर्वाइवल वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया, रेन ऑफ टेरर या आतंकराज और डायरेक्टरी का अभ्युदय। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांसीसी राजनीतिक प्रेक्षापट में अभ्युदय और इसी के बाद वुमेन का जो फ्रांसीसी क्रांति में भागीदारी और दास प्रथा का अंत, और अंत में रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। पूरे रिवॉल्यूशन का आम जिंदगी पर किस प्रकार एशियाई और यूरोपीय महाद्वीप में प्रभाव पड़ा, इसी के बारे में हम चर्चा की। तो फ्रेंड्स, thank you very much. I request you to share and subscribe my channel and share my video with others so that I may be inspired to produce more and more videos. Thank you very much.